हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी की नई सीरीज स्टार्ट की हुई, जिसमें जो है अभी तक हमने 15 भाग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारा 16वां भाग है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस, वो एक बार पहले की क्लासेस जरूर देख लें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम किस सीरीज को डिस्कस। तो ये जो सीरीज है, ये आपको आने वाले एग्जाम जो एसएससी, अभी जो CSHL का पेपर, जो हमारे पास MTS का जो होने वाला है, जो हमारे पास CPO का एग्ज़ाम है, FCAT, तो सभी एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी अपडेट आता है वो आप तक पहुँच जाए। तो इससे पहले मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस ला चुका हूँ, तो 30 लेक्चर है, तो वो एक बार वो भी देख ले, ताकि हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन रहता है वो आपका गलत ना हो। तो आज जो हम इस भाग में डिस्कस करेंगे, वो पंचायती राज से क्या क्वेश्चन रहते हैं वो, और जो सेंटर और स्टेट की रिलेशंस होती है उसके बारे में मैं अंत में यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी कैसी चीज़। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट कर। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात कब और कहाँ की। तो जो हमारे पास राजस्थान में की गई, और 2 अक्टूबर 1959 में जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था, उसका नाम था नेगू। और ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर में बड़ी बार पूछा जा चुका है कि कहाँ पे हमारे पास जो पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत की गई थी 1959 में, और 2 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और राजस्थान का वो कौन सा जिला था जहाँ पे की गई, तो नागौर था। ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन ई है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समिति ने सर्वप्रथम 1957 में भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली पंचायती राज की सिफारिश की थी, कि भारत में क्या होना चाहिए, तीन स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तो इसकी बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो कमेटी थी, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। कब? 1957 में, कि जो हमारे पास पंचायती राज है, उसमें जो थ्री टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता जो समिति थी, उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये है हमारे पास आर्टिकल 243 आर्टिकल से क्या आता है। 243 आर्टिकल में क्या आती है, पंचायती राज आती है, जो हमारा संविधान में उनको जो अनुच्छेद दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास, पंचायती राज का आयोजन किया गया था, कैसे किया गया था, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। ठीक है जी, पंचायती राज क्या थी, ग्राम में होगी, ब्लॉक में होगी और जिला स्तर पे होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक स्तर जो है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थान के रूप में जाना जाता है। ब्लॉक स्तर में जो पंचायती राज संस्था होती है, उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसका जो सही ऑप्शन है पंचायती समिति। ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट इज द राइट आंसर। कि ब्लॉक स्तर को पंचायती राज्य संस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्य इकाई क्या है। जो हमारे पास थ्री ट्राई गवर्नमेंट है, उसमें मिडिल में क्या आता है जो हमारे पास, तो क्या आता है, पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास थ्री टायर गवर्नमेंट है, उसमें गांव आएंगे। ठीक है, पहले जो गांव की जो सभा होती है वो आएगी, उसके बाद हमारे पास पंचायत समिति आएगी, उसके बाद जिला परिषद आएगा। तो जो मिडिल में आएगा वो क्या आएगा, तो वो आएगा हमारे पास पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित जो हमारे पास इसमें बातें कही गई हैं, कहा गया, दावा किया गया कि 73वां संशोधन में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बिल्कुल बात सही है।
आज सेकंड बार पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा का उल्लेख किया था, ये भी बात सही है कि जो ग्राम सभा के बारे में बताया था वो मेहता, जो हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उनके द्वारा बताया गया था। बट ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, परंतु दोनों की दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर, कि जो हमारे पास इसका जो कारण है और जो दावा है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, परंतु जो कारण है वो दावा को अच्छी तरह से उसका व्याख्या नहीं कर पा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास जो 73वां जो संविधान संशोधन था 1993 में के संदर्भ में कहता है, तो जो हमारे पास 1773 जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें क्या बात कही गई थी, क्या बोला गया था? देश में मजबूत और जीवित पंचायती संस्थान की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, कि देश में क्या होना चाहिए, मजबूत और जीवंत जो हमारे पास पंचायती राज संस्थान की नींव रखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो स्थानीय निकाय और सूचियां 1999 के अनुसार राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूटनों का सही चयन कीजिए। तो हमारे पास जो ए का है, जो हमारे पास अनुमंडल जो स्तर पर जिला परिषद वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? असम में ही है। कहाँ पे है जी? असम में। जो हमारे पास मंडल प्रजा परिषद है वो कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में है। जो जनजातीय परिषद है वो मिजोरम में है। जो ग्राम पंचायत की जो अनुपस्थिति है वो कहाँ पे है? मेघालय में है। तो इसका सही क्या हुआ? देखिए, ए का जी असम ही है, फर्स्ट है, बी का हमारे पास सेकंड है, जो हमारे पास सी है इसका थर्ड है और डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है यदि एक पंचायत को भंग कर दिया जाए तो चुनाव कितने समय में होने चाहिए? अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उसके इलेक्शन कितने दिनों के भीतर में होने चाहिए? तो 6 महीने के अंदर उसके क्या करवाने पड़ते हैं? इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और इसके जो इलेक्शन है वो कौन देखेगा? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उनके द्वारा क्या देखा जाता है? ये पंचायत राज के जो इलेक्शन होते हैं वो इनके द्वारा देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जो हमारे पास 73rd जो हमारे पास अमेंडमेंट की गई थी 1992 में, इसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थान को बढ़ावा देना था। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान करता है? तो हमारे पास जो 73 जो हमारे पास संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, तो उसमें जो हमारे पास पंचायती जो राज थे अधिनियम आया था उसके अनुसार पंचायती संस्थान को बढ़ावा दिया गया था। इसमें से कौन सी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है? जिला योजना समिति का गठन नहीं जी। राज्य निर्वाचन आयोग सभी राज्यों के चुनाव करवाएगा, बिल्कुल सही है। कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो पंचायती राज जो पंचायत होगी उनके इलेक्शन को करवाएगा। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, बिल्कुल बात सही है कि हमारे पास जो राज्य वित्त आयोग होगा इसमें जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन था उसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास जी सी है दैट इज द राइट आंसर। इसमें पहली बात गलत है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत लाने वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियां क्या थी? जब हमने इसमें अधिनियम जो हमारे पास पंचायती एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया 1996 लेके आए, तो उसमें जो ग्राम सभा थी उसकी पावर को बढ़ा दिया गया। तो उसकी पावर को कहाँ कहाँ बढ़ाया गया? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के लिए हस्तांतर को रोकने की शक्ति, बिल्कुल बात सही है कि ग्राम सभा के पास ये पावर दे दी गई कि वो क्या कर सके, बचा सके किसको, जो शेड्यूल एरिया है उसको क्या कर सके, उसको क्या कर सके, वो बचा सके। नेक्स्ट है
जो हमारे पास ग्राम सभा द्वारा ओनरशिप टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि हमारे पास लघु लघु वन उपज पर ग्राम सभा का सर्वोत्तम होता है, कि जो हमारे पास वहाँ पे जो लोकल में जो एरियाज होता है, जो पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, उस पे जो माइनर एरियाज होते हैं वो किसको दिया जाता है, ग्राम सभा के अंडर होता है। ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट तीसरी बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया है कि रिकमेंडेड ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास इसके लिए ग्राम सभा की जो अ, अंशु अंशु जो हमारे पास अंशुसा आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है। तो ये तीसरी बात भी इसकी सही है कि हमारे पास रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन इन करेक्ट। तो इसमें से हमें कहा गया है कि जो हमारे पास रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड टू ग्रांटेड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द लाइसेंस फॉर द माइनिंग लीज फॉर। ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें क्या कहा गया है, एनी मिनरल एंड द शेड्यूल एरिया, कि जो हमारे पास ग्राम सभा में, मैं इसको समझा देता हूँ, इस तीसरी बात में कहा गया है कि अगर किसी को वहाँ पे कोई भी माइनिंग करनी है या कोई खान लगानी है अनुसूचित एरिया में, तो उसमें जो ग्राम सभा की जो परमिशन होनी चाहिए वो जरूरी होनी चाहिए। अगर वो परमिशन देंगे तो उसी की उसके उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कोई खनन कर सकते हो, या वो आपको अपना कोई काम करना चाहते हो, या उसके लिए उनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर, कि तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया, कि जो पहला फाइनेंशियल कमीशन आया तो उसका जो हमारे पास गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 1952। कि पहले फाइनेंस कमीशन कब आया, तो 1952 का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एजेंसी केंद्र सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच में जो हमारे पास कार्य के बारे में जो पैसे का लेन देन होता है, जो ऑर्डिनेटर होता है, उसके उसके लिए देखती है, तो उसको उसको कौन सी एजेंसी के द्वारा ये संभाला जाता है, तो जो हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, उसके द्वारा ये काम किया जाता है। ऑर्डिनेटर होती है बिटवीन किसके, कोऑर्डिनेट करती है, एक एजेंसी होती है जो कोऑर्डिनेट करती है किसके, यूनियन गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि उसके बीच में जब वो कोऑर्डिनेट करती है तो उस एजेंसी का क्या नाम है, तो उस एजेंसी का नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो राष्ट्रीय विकास काउंसिल है, जो राज्य और केंद्र के बीच में जो भी प्लानिंग होगी उसके बारे में जो बीच में उसको जो मीडिएटर होगा, जो कोऑर्डिनेटर होगा, वो कौन होगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास डिमांड when will be the demand become a grant, कि जो हमारे पास मांग अनुदान कब बनेगी, जो मांग है वो हमारी अनुदान कब बनेगी, तो इसका सही आंसर क्या है, मांग मंजूर होने के बाद। कि हमारे पास जब मांग हमारी मंजूर कर दी जाएगी उसके बाद वो क्या बन जाएगी, अनुदान। मतलब अनुदान मतलब वो हमें पैसे देंगे, ग्रांट देंगे, कि आपको ये काम करने के लिए हम इतना पैसा क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे। तो वो कब करेंगे, जब हमारी मांगे मंजूर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग, जो हमारे पास वित्त आयोग होता है उसका क्या काम होता है, तो वो क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के बंटवारे का फैसला करता है। कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका क्या काम होता है, तो जो फाइनेंस कमीशन आता है ये अनुच्छेद 280 के तहत आता है। इनका क्या काम होता है, तो जो राज्य और जो हमारे पास केंद्र है उसके बीच में जो संसाधन है उनके बंटवारे का जो फैसला करता है वो कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन ही करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रत्येक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एक आदेश जारी करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं जो फाइनेंस कमीशन को एवरी ईयर, तो कितने सालों बाद वो कितने टाइम के बाद वो ऑर्डर पास करते हैं किसको, फाइनेंस कमीशन को। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये कब किया जाता है, 5 वर्ष या पहले के रूप में आवश्यक, कि जो 5 ईयर और द अर्लियर एज ए नेसेसरी, की जब जरूरत हो, या तो 5 वर्ष के बाद में, या हमें अगर जरूरत महसूस होती है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में
जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ एंड द सैनिटेशन इज इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जो हमारे पास लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो प्रविष्टि है उसको शामिल किया गया है, तो उसको किस सूची में रखा गया है, तो उसको रखा गया है जी राज्य सूची में। कि जो भी हमारे पास पब्लिक हेल्थ है या जो भी हमारे पास सफाई का जो भी हमारे पास सैनिटेशन है, तो वो सारे के सारे जो उस पर जो कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा जी, राज्य बनाएगा। जो हमारे पास ये जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इस पे सेंटर कानून बनाएगा, इस पे स्टेट कानून बनाएगा। इसमें सेंटर है और स्टेट दोनों, केंद्र और जो राज्य है दोनों कानून बना सकते हैं जो समवर्ती सूचियां होती हैं। और ये जो आती हैं ये हमारे पास जो हमारे पास शेड्यूल 7 है, जो शेड्यूल 7 है जो इसके बारे में बात करता है, किसके बारे में, इन तीनों सूचियों के बारे में कि किस पे कौन कानून बनाएगा। तो जो हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ है और जो सैनिटेशन है, जो स्वच्छता है, ये किसके, इसके ऊपर जो रूल बनाएगा ये कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत के वित्त आयोग के कार्य है, तो संघ और राज्यों के बीच में विभाजन करो का विवरण। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। भारत की सिंचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को निमंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना, बिल्कुल बात सही है। कि जो हमारे पास भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसे ग्रांट देनी है किसको जी, राज्यों को, तो उसका काम भी कौन करता है, तो ये जो वित्त आयोग होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक में सहकारी समितियों का विषय आता है, तो जो हमारे पास किस लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रखा गया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो आती हैं वो स्टेट के अंदर आती हैं। तो इसके ऊपर जो रूल बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा, राज्य के द्वारा इसके ऊपर रूल बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कि जो हमारे पास चेयरमैन थे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के, तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था एम वीरप्पन मोली। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। ये जो चेयरमैन थे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के, तो वो थे एम वीरप्पन मोली। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत आने वाली अवधि कितनी थी, जो हमारे पास 12वां जो हमारे पास वित्त आयोग आया था तो वो कब से लेकर कब तक आया था, उनकी जो अवधि थी वो कब से कब तक थी, तो वो थी हमारे पास 2005 से लेकर 2010 तक। अभी जो फाइनेंस कमीशन आया हुआ है उस फाइनेंस कमीशन में ये जो है हमारे पास जो 14वां फाइनेंस कमीशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है हमारे पास एन के जो हमारे पास इसके नरसिम्हा, जो हमारे पास इसके जो है एन के सिंह जो है वो इसके क्या है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। जो हम अभी हमारा जो फाइनेंस कमीशन जो स्टार्ट होगा उसके जो अध्यक्ष है वो है एन के सिंह। और जो हमारे पास 12वां आया था 2005 से लेकर 2010 तक रहा था। फिर जो 13वां था 2000 जो हमारे पास उसके बाद 13वां आया, और अभी जो है हमारा 14 था, और अब 14 हो जाएगा तो 15 आएंगे। ठीक है जी। तो 15 के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन के सिंह जी है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय विपणन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर होता है। जो हमारे पास राज्य है, जो यूनियन है, जो स्टेट्स है, उनके बीच में जो पैसे का लेन देन होगा वो उसको किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। और ये अनुच्छेद, ये जो शक्ति आती है 280 के तहत आती है, आर्टिकल जो है 280 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कहा गया है कि हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टेट लिस्ट में आती है। नहीं जी, ये स्टेट लिस्ट में नहीं आती है, सेंट्रल लिस्ट में आती है। तो स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर आती है, तो सेंटर के अंडर आती है। फॉरेस्ट जो होती है वो कंकरेंट के अंडर आती है, मतलब इसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट के अंडर आती है, और मैरिज और डिवोर्स कंकरेंट लिस्ट के अंडर आते हैं। तो ये तीनों की तीनों बातें तो सही हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज जो स्टेट लिस्ट में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल
रिलेशन आर मेड बाई, कि जो हमारे पास विशिष्ट विशिष्ट संघ राज्य कोषीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसको सिफारिश करने वाला एक ही बंदा होता है, और वो कौन होता है? तो इसको सिफारिश जो की जाती है वो वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन था 12th, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर सी रंगराजन। ऑप्शन नंबर जो बी है डॉक्टर सी रंगराजन जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्पित सूची में आता है? कि कंकरेंट लिस्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो कंकरेंट लिस्ट में आती है? तो एजुकेशन जो है वो किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में आती है। पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी ये स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, परंतु 1986 में इसको निकाल कर किस में डाल दिया जी? कंकरेंट समवर्ती सूची में डाल दिया। पहले ये स्टेट लिस्ट में हुआ करती थी, अब किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है कि इस विषय पे दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है और जो हमारे पास सेंटर है वो भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य कोषीय घाटा। तो राज्य कोषीय घाटा क्या होता है? जो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट होता है उसका क्या मीनिंग होता है? वो क्या होता है? हमारे पास बजट घाटा और सरकार के बाजार उधार और जो देनदारियों का आयोग, कि जो हमारे पास सम ऑफ द बजट डेफिसिट एंड द गवर्नमेंट मार्केट बोरिंग दी लाइबिलिटीज, कि जो हमारे पास बजट में जो घाटा हुआ है और सरकार ने जो उधार लिया हुआ है और जो पैसा देने को है वो राज्य कोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है? कि भारत सरकार में जो बजट में घाटा आता है उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य और संघ के बीच में शक्तियों के विवरण के लिए भारत के संविधान तीन सूचियों का परिचय देता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को नियंत्रित करते हैं? तो जो हमारे पास ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे पास राज्य और स्टेट के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन की पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसकी? शक्तियों की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो इसके बारे में बात करता है? तो हमारे पास जो आर्टिकल 245 और 246 है जो इसके बारे में बात करते हैं कि राज्य और जो हमारे पास केंद्र के बीच में जो शक्तियों को डिवाइड किया गया है, जो लिस्टों में जो कंकरेंट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट और जो हमारे पास यूनियन लिस्ट के बारे में जो बात की गई है, तो वो आर्टिकल 245 और 246 जो है इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है लेकिन संघ और राज्यों के बीच में वितरण किया जाता है? तो ऐसा कौन सा जो हमारे पास टैक्स है जो लगाया किसके द्वारा जाता है? यूनियन के द्वारा लगाया जाता है, परंतु वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनियन और स्टेट के द्वारा। वो स्टेट के द्वारा नहीं लगाया जाता, वो लगाया तो केंद्र के द्वारा ही जाता है, परंतु उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोनों के बीच में किया जाता है। तो जो हमारे पास कृषि आय के अलावा अन्य आय पर जो कर होते हैं, जो हमारे पास टैक्स ऑन द इनकम अदर देन ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, कि जो हमारे पास कृषि की आय जो के अलावा जो अन्य जो आय कर पर जो टैक्स लगाया जाता है उसके कहा जाता है। और इसको लगाता कौन है? तो सेंटर लगाता है, और इसका जो विभाजन किया जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मंद क्या है? कि जो हमारे पास लार्जेस्ट आइटम है एक्सपेंडिचर की करंट अकाउंट में इसके सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की, तो वो क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी जरूर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो जो हमारे पास 13वां वित्त आयोग था वो किसकी चेयरमैनशिप में उसको बनाया गया? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर क्या है?
जो BJL केलकर थे उनकी अध्यक्षता में 13वां जो फाइनेंस कमीशन था उसकी स्थापना की गई। उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो BJL केलकर जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सेकारिया जो कमीशन था उसने रिकमेंडेड दी थी, तो वो किससे रिलेटेड था, उसने क्या दी थी? ये इंपॉर्टेंट है कि सेकारिया कमीशन जो है था वो किसके साथ रिलेटेड था, उसने क्या कहा था? केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में उसने रिकमेंडेशन दी थी। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास केलकर टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू जो रिकमेंडेशन दी गई थी किसके द्वारा? केलकर के द्वारा। तो उन्होंने एक सिफारिश की थी कि केलकर जो हमारे पास टास्क फोर्स बनाई जाए, तो वो जो फोर्स थी वो किसके रिलेटेड थी? टैक्स से। ऑप्शन नंबर जो डी है कि उसको कलेक्ट करने के लिए एक फोर्स बनाई जाए और उस वो फोर्स क्या करेगी? तो वो टैक्स को कलेक्ट करेगी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक वो कब तक उसके स्टेट लिस्ट में कानून नहीं बना सकती? भारत भारत के राष्ट्रपति इसे ऐसा करने के निर्देश देते हैं? नहीं जी। राज्यसभा एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित के लिए ऐसा करने आवश्यक है? बिल्कुल बात सही है। विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है और कि विधान आवश्यक है? नहीं जी। और राष्ट्रीय आपातकालीन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड और जो हमारे पास ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन जो हमारे पास ये जो पॉइंट है सेकंड और फोर्थ वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है कि या तो आपातकालीन लग जाए या राज्यसभा जो चाहे, अगर राज्यसभा चाहे कि उसमें उनको इस बिल को पारित किया जाना चाहिए जो राष्ट्र के हित के लिए है, तब हमारे पास जो है संसद क्या कर सकती है? उस पर स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इसमें से जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है? जो क्रिमिनल मैटर्स है, जो आपराधिक मामले हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। पुलिस आती है स्टेट लिस्ट में। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। जो विदेशी मामले हैं वो सेंटर के अधीन आएंगे। ठीक है। जो जो रेडियो है ये टेलीविजन जो किसके अधीन आएगा? तो वो हमारे पास जो आता है ये किसके अधीन आता है? तो सेंटर के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करने के संबंधित है। तो जो वित्त आयोग है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति जी को कहता है कि आप सिफारिश कीजिए। तो वो किसकी रिकमेंडेशन के लिए कहता है? राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पे। बिल्कुल बात सही है। केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध आय का विवरण। बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। जो हमारे पास राष्ट्रपति जी को सिफारिश की जाती है किसके द्वारा? फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर नहीं लगाया जाता? जो हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है जो उस पे उसके ऊपर नहीं आता? जो सैलरीज दी जाती है, सैलरी अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाता है, वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड से नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। बाकी भारत के राष्ट्रपति के वेतन का भत्ते या भारत के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन के भत्ते ये इसी में आते हैं, ये भी उसी में आता है। जो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन का भत्ता वो भी इसी में आता है। ठीक है जी। बट जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का वितरण किसकी सिफारिश पे किया जाता है? तो उसकी सिफारिश कौन करता है? तो उसकी सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारे चैनल पे कोई नया अपडेट आए तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं और हमें मैच करना है कि कौन सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो नौमा जो वित्त आयोग था जो इसके जो थे इसके थे NPK रहमान जो थे। बिल्कुल बात सही है। महरम जो थे। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर।
जो हमारे सॉरी ए का फर्स्ट है, जो हमारे पास 10वां जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत थे। तो देखिए ए का है हमारे पास फर्स्ट, बी का है हमारे पास थर्ड, टी का हमारे पास 11वें के कौन थे? तो ए एम जो हमारे पास खुसरो थे। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी का क्या होगा? फोर्थ होगा। और 12 के हमें अभी हमने किया तो सी जो हमारे रंग राजन थे। तो हमारे पास डी का क्या होगा जी? हमारे पास डी का क्या होगा? सेकंड। तो कौन सी ऑप्शन नंबर सही होगी? ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। ये आप राइट डाउन कर लीजिए कि कौन से फाइनेंशियल कमीशन के कौन कौन से अध्यक्ष रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियत किया गया था? जो हमारे पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था, तो वो किस वर्ष में पास किया गया था? वो किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। ये राज्य कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 2003 में उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो राज्य सूची में नहीं आती? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ठीक है, वो इसके अंडर नहीं आता है। पुलिस जो आती है वो स्टेट के अंडर आती है। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी के अंडर आता है और जेल भी उसी के अंडर आती है। पर जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो हमारे पास आईपीसी की धारा है, इसको लिया गया है 1860 जो है। आईपीसी की जो धारा है 1860 के, उससे वहां से इसको उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह, तलाक, दस्तक, ग्रहण निम्नलिखित की प्रविष्टि के तहत संविधान की 7वीं सूची में आते हैं। तो ये जो विवाह है, तलाक है और जो हमारे पास एडॉप्शन है, ये 7वें शेड्यूल में आते हैं। तो ये किस लिस्ट के अधीन आते हैं? इसको किस लिस्ट में रखा गया है? तो इसको जो रखा गया है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। कि कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसपे ऊपर तीनों के तीनों क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो। तो वो उसके ऊपर जिसने पहले कानून बना दिया वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधान पे, बिल्कुल बात सही है। परंपरा एवं और प्रथाएं, बिल्कुल बात सही है। कन्वेंशन एंड द प्रैक्टिस। नेक्स्ट है न्याय की व्याख्या, बिल्कुल बात सही है। संवाद के लिए यांत्रिक, बिल्कुल बात सही है। मैकेनिज्म ऑफ द डायलॉग, बिल्कुल बात सही है। ये चारों की चारों बातों पे केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो निर्भर करते हैं। तो सभी ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र संसद राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। कि केंद्र संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने के लिए, बिल्कुल बात सही है। संबंधित राज्य की सहमति से, बिल्कुल बात सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान, बिल्कुल सही है। राष्ट्र के हित में जब राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इस इस असास पर प्रस्ताव पारित करती है, बिल्कुल बात सही है। कि जो हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट व्हेन द राज्यसभा पास द रेजोल्यूशन इफेक्टेड बाय द 2/3 मेजोरिटी, जब 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा में, तो उस राष्ट्रीय हित उस टाइम भी राष्ट्रीय हित के फेवर में है। तो अगर राष्ट्रीय हित के फेवर में है तो भी वो हमारे पास संसद जो है वो राज्य स्टेट लिस्ट पे के ऊपर कानून बना सकती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। सभी बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो 249 जो है वो किसके साथ संबंधित है? तो राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में संसद की विधायी शक्ति, की जो राज्य सूची है, जो स्टेट लिस्ट है, उसके ऊपर संसद कानून बना सकती है। तो ये जो पावर है ये किस आर्टिकल के अधीन आती है? तो 249 जो आर्टिकल है जो जिसके अधीन इसकी बात की जाती है कि जो हमारे पास संसद है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत भारतीय संघ के राज्य और केंद्रीय कर के निम्नलिखित प्रतिशत का कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो जो हमारे पास 13वां जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन आया था, तो उस कमीशन के अनुसार जो हमारे पास भारतीय यूनियन जो सेंटर है और जो हमारे पास केंद्र है, सॉरी, जो हमारे पास केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में जो कितना प्रतिशत का हिस्सा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32%। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास जो योजना आयोग होता है और जो वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हमारे पास इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो कहा गया दोनों द्वारा दी गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, कि ये जो दोनों के दोनों हमें क्या देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन रिकमेंडेशन को मानना क्या है वो जरूरी है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी सिफारिश को मानना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 2005 से परिणाम बजट की अवधारणा पेश की। इसके तहत परिणामों की निगरानी की जिम्मेदारी निम्नलिखित की होगी। तो कहा गया कि जब हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आउटकम बजट इन 2005 अंडर विच ऑफ द मॉनिटरिंग ऑफ द आउटकम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किसके अधीन आता है? तो जो फाइनेंस कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन होता है, ऑप्शन में जो प्लानिंग कमीशन था जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब नीति आयोग बोला जाता है, तो उसके अधीन ये आता था। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो इसमें से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो फाइनेंस कमीशन है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको खारिज कर दिया गया है और क्या बना दिया गया है जी, नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग का ने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब शुरू किया गया था? कि जो वेल्थ टैक्स लगाया गया था भारत में, वो सबसे पहले कब लगाया गया था? तो वो लगाया गया था 1957 में। पहली बार वेल्थ जो टैक्स है वो लगाया गया था, संपत्ति पे जो कर लगाया गया था 1957 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद अवशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बना सकती है? तो जो हमारे पास संसद है उसके पास क्या होता है, ये कौन सी पावर होती है? रेजिड्यू पावर बोली जाती है। और वो किस आर्टिकल के अंडर आती है कि वो उसके अधीन क्या कर सकती है, कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद जो कर सकती है वो क्या कर सकती है, जो अवशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बना सकती है, रेजिड्यू पावर के अंडर वो कानून बना सकती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद उनको ये शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 248 जो है वो इनको ये पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग जो है वो किस आर्टिकल के अधीन आता है? फाइनेंस कमीशन किसके अधीन आता है? 280 जो है, जो आर्टिकल 280 है वो किसके बारे में बात करता है? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। अभी जो फाइनेंस कमीशन है इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो एनके सिंह है। अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंस कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? एनके सिंह है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पे नया अपडेट आता है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।